हेलो बच्चों, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 3 ऑफ क्लास 11th फिजिक्स। हम पहली यूनिट का पहला चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर रहे हैं। उसके लास्ट 2 टॉपिक्स रहते हैं, उन्हें भी कवर कर लेते हैं बिफोर वी गो टू द यूनिट्स एंड मेजरमेंट पार्ट। तो आज जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि ऊपर ऊपर से भी हो सकता है आप लोगों के निकले, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़े डायरेक्टली रिजल्ट्स लिखूंगा। उनको आपको एज इट इज़ चैप्टर नंबर 1 के लिए याद रखना है। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि ये वैल्यूज़ कहाँ से आई, ये चीज़ें हमने कहाँ से लिखी। तो बच्चों, आपको एक चीज़ बता दूं, जितनी भी चीज़ें मैं आज यहाँ पे डिस्कस करूँगा उनमें से हर एक चीज़ को हम प्रॉपर तरीके से, आपके पास अलग अलग चैप्टर हैं बुक में, हम फर्दर क्लासेस में उनको पढ़ने वाले हैं। तो अगर अभी मैं वो सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने लग जाऊंगा तो हम बाकी के चैप्टर्स में फिर पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। तो जो जो चीज़ें मैं आज यहाँ पे लिखूंगा आपके सामने, आप उनको एज इट इज़ नोट करें, अपने नोट्स प्रॉपर प्रिपेयर करें उन चीज़ों को, और उतना ही पढ़ें जितना मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। जो इनसे रिलेटेड बहुत सारे आपके क्वेरीज क्वेश्चंस हैं वो आने वाले लेक्चर्स में आपके अपने आप ही दूर हो जाएंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम बहुत डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले हैं। आपके क्लास 11th में ही ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो टॉपिक हम लेने जा रहे हैं वो है, सबसे पहला है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। ऐसी फोर्सेस जो नेचर में हमें दिखाई देती हैं, हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ये ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज द फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स। कुछ ऐसे लॉज हैं जो जिनको हम फंडामेंटल लॉज बोलते हैं फिजिक्स के, उनको डिस्कस करेंगे। तो इन टॉपिक्स को थोड़ा मैं रैपिडली यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, क्योंकि इनमें उतना हमारे पास डिस्कशन के लिए कुछ है नहीं। हम फर्दर आने वाले चैप्टर्स में इनको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो जो पहला टॉपिक है आज का, दैट इज फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कोशिश करेंगे कि 30-35 मिनट में हम इस लेक्चर को कंप्लीट कर पाएँ। तो अगर मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं लिखूँगा, वर्बली बोलूँगा, तो आप साथ के साथ नोट डाउन करते चलें। उससे पहले मैं थोड़ा मार्कर में इंक फिल कर लूँ। जस्ट होल्ड ऑन, आप लोग वेट करें प्लीज़ 2 मिनट। मार्कर में आज इंक भरना भूल गया, इस चक्कर में 2 मिनट हमारे और यहाँ पे लगेंगे। प्लीज़ पेशेंस रखें। तो जल्दबाजी में कोई काम होता नहीं है ना, दिक्कत ये भी तो है। ओके, इट इज़ ऑलमोस्ट डन। ओके, सो वी आर टेकिंग फर्स्ट टॉपिक, दैट इज फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। ऐसी 4 फोर्सेस हैं जो हमें नेचर में दिखाई देती हैं। देन दोज फोर्सेस आर, नंबर 1 इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स। एज इट इज़ आप नोट्स प्रिपेयर करें, ये अपने आप में एक पूरी यूनिट है आपकी क्लास 11th फिजिक्स में ग्रेविटेशन को लेके, जिसमें 3-4 चैप्टर्स हैं। तो सोचिए इस चीज़ को हम कितनी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल में इस चीज़ को नहीं लूँगा। सेकंड वन इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इस चैप्टर के लिए जितना ज़रूरी है उतना यहाँ पर पढ़ेंगे। द थर्ड वन इज़ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एंड द फोर्थ वन इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये फोर्सेस ऑलरेडी नेचर में होती हैं, हम इनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं डिफरेंट जगह पे। तो पहली फोर्स लेते हैं आज की, दैट इज
ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे लिए जितना ज़रूरी है उतना यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कंसेप्ट है ये हमें दिया है सर इसाक न्यूटन ने। न्यूटन ने क्या बोला कि एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अनदर बॉडी। इस यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज़ हैं वो दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, प्रोवाइडेड दे हैव सर्टन मास। और कितनी फोर्स से अट्रैक्ट करती हैं, तो उन्होंने इसी को लेके एक हमें फार्मूला दिया है। दैट फार्मूला इज ग्रेविटेशनल फोर्स कंसेप्ट वाज गिवन बाय आप नोट डाउन करते चलें। कंसेप्ट वाज गिवन बाय सर इसाक न्यूटन। उन्होंने हमें क्या बताया, एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अनदर बॉडी। कितनी फोर्स से अट्रैक्ट करती है, विद अ फोर्स which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अगर इस फोर्स को मैथमेटिकली हम लिखना चाहें तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। हमने क्या बोला, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अगर हमारे पास ऐसी कोई दो बॉडीज़ हैं जिसमें से एक का मास m1 है, दूसरी का मास m2 है, और इनके बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं स्मॉल r है, तो इस बॉडी नंबर 2 की वजह से भी इसके ऊपर फोर्स लगेगी जिसको हम बोलते हैं F12। और हमेशा ये फोर्स कैसी होती है, अट्रैक्टिव, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और 1 की वजह से जो 2 के ऊपर फोर्स लगेगी दैट इज़ F21। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होंगी बिकॉज दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। तो 1 के ऊपर जो 2 की वजह से फोर्स लगेगी दैट इज डिनोटेड बाय F12 एंड 2 के ऊपर 1 की वजह से जो फोर्स लगेगी दैट इज कॉल्ड F21। सो F is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. On combining, F is proportional to m1 m2 upon r square. Proportionality का साइन जब हम हटाते हैं हमारे पास एक कांस्टेंट आता है and that constant is called here gravitational constant, m1 m2 over r square, where g is gravitational constant. तो आपके मन में बहुत सवाल आएंगे कि ये फोर्स कहाँ से आ गई। बच्चों बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी उस पर मत जाएं, बस इतना आपको ध्यान रखना है। g इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज़ 6.67 into 10⁻⁻11 and its unit will become Newton meter square per kg square. Let me check the value. Its value is okay, it's correct and it's called gravitational constant और universal gravitational constant, आप कुछ भी बोल सकते हो। So there are some properties of this force. What are the different, ये आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम में या आपके हाउस एग्ज़ाम्स होंगे वहाँ पे इनमें से क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए मैं ये टॉपिक लेके चल रहा हूँ, अदरवाइज़ हम इनको बाद में डिटेल में आराम से पढ़ लेते। सो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस फोर्स इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, हमेशा अट्रैक्टिव होगी नेचर में। सेकंड, इट इज़ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब है इन दो मासेस के जो सेंटर को मिलाने वाली लाइन है
हमने इन दोनों मासेस के सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन ड्रॉ की है, ये फोर्स उसी लाइन पर एक्ट करती है। ये मतलब है सेंट्रल फोर्स का। तो अभी हम बाद में फिर इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। थर्ड इज इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। अभी के लिए इतना ध्यान रखें, सिर्फ जिन भी फोर्सेस के अपॉन में आर स्क्वायर आएगा, जिन भी फोर्सेस के अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर आएगा, तो ऐसी फोर्सेस को हम बोलते हैं दे ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो आपको ये ध्यान रखना है। फोर्थ इज इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स इफेक्टिव अप टू वेरी लार्ज डिस्टेंस। ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज का मतलब बहुत दूर तक मार करती है। इस फोर्स की जो मार है वो बहुत दूर तक है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लॉन्ग रेंज फोर्स। इट इज इफेक्टिव अप टू वेरी लार्ज डिस्टेंस। फिफ्थ वन, इट इज वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। इस फोर्स को नेचर में सबसे वीकेस्ट फोर्स माना जाता है। 5 पॉइंट और पॉइंट भी बुक से नोट डाउन कर लेते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, दूसरी बुक से चेक करते हैं। फर्स्ट बुक के तो हमने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट लिख लिए। ग्रेविटेशनल फोर्स acts in pair and it is equal and opposite। यानी इसके बोलने का मतलब क्या है, F12 और F21 क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे पर एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो आप साथ में नेगेटिव साइन शो कर सकते हो कि F12 F21 के इक्वल है पर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दैट्स वाई नेगेटिव साइन। नेक्स्ट पॉइंट इसका जो हमने नहीं लिखा है, दैट इज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। नंबर 7, दिस फोर्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। बच्चों आप अपने नोट्स में सारे पॉइंट्स नोट डाउन करते चलें। इसका मतलब है इन दो मासेस के बीच में मीडियम क्या है, एयर है या ईथर मीडियम है या अल्कोहल मीडियम है या कुछ और मीडियम है, इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती ये फोर्स। इसकी वैल्यू हर मीडियम में सेम रहेगी। सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। नेक्स्ट इज दिस फोर्स इज नेग्लिजिबल फॉर लाइट बॉडीज। पॉइंट नंबर 8 कहाँ पे नोट डाउन करें, स्पेस इशू, कैमरा थोड़ा एडजस्ट करें, इससे ज़्यादा एडजस्ट नहीं होगा कैमरा भी। सो कहाँ स्पेस क्रिएट करें, ऊपर वाला पार्ट में इरेज कर रहा हूँ। आई होप आपने ये ऊपर वाला पार्ट नोट डाउन कर लिया होगा। तो पॉइंट नंबर 8 को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, ऊपर वाला हमें नहीं मिटाना था, यहाँ हमने फोर्सेस को लिखा था। ओके, सो नो प्रॉब्लम, दोबारा नोट डाउन कर लेंगे, थोड़ा जल्दी चलें। पॉइंट नंबर 8, दिस force becomes negligible for light bodies but becomes effective when mass of bodies is considerable। लाइट बॉडीज़ के लिए ये फोर्स, यानी जिनका मास बहुत कम है, ऐसी बॉडीज़ के लिए फोर्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है, पर जैसे ही बॉडीज़ का मास बढ़ता है तो ये जो फोर्स है ये वहाँ पे इफ़ेक्टिव हो जाती है। नेक्स्ट इज दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। 9th, दिस force is conservative in
नेचर। तो ये पॉइंट हम आराम से बड़ी डिटेल में समझेंगे कि इस पॉइंट का मतलब क्या होता है। इसके ऊपर प्रॉपर एक हमें डेरिवेशन देखने को मिलेगा, द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए इतना ध्यान रखें, दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो ये हमारे पास फर्स्ट फोर्स है, दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने समझ लिया ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, क्या ये लॉ बोलता है। उसके बेस पे हमने 9 प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं जो आपको याद रखनी है। आते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स भी आप नोट डाउन कर सकते हो, कहाँ कहाँ पे हमें ये फोर्स देखने को मिलती है। आप नोट डाउन करें, मैं वर्बली बोल देता हूँ, आप साथ साथ लिखते चलें इसके एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1, दैट इट कीप्स द अर्थ और एनी प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। तो इसका एग्जांपल क्या आ जाता है? फर्स्ट एग्जांपल जल्दी जल्दी नोट डाउन करें। एग्जांपल नंबर 1, दिस फोर्स कीप्स अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम अराउंड सन। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कैसे होता है ये, अभी के लिए एग्जांपल ध्यान रखें। नंबर 2 इज वी रिमेन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। वी रिमेन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, हम अर्थ के सरफेस पे कैसे रह पाते हैं? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। वी रिमेन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल force. Example number 3 is नेक्स्ट आप क्या लिख सकते हो? द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जो सैटेलाइट मूव करते रहते हैं अर्थ के चारों तरफ, इट इज़ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कीप्स on revolving around earth due to, किसकी वजह से? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सो दीज आर सम लाइव एग्जांपल्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप ये नोट डाउन करें, और कोई अच्छा एग्जांपल मिलता है तो लिख लेते हैं, अदरवाइज वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, दिस इज एनफ। नाउ कमिंग टू द सेकेंड फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी नोट डाउन करें, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ओके, आई एम इरेजिंग ऑल द थिंग्स हेयर। पहली फोर्स को पढ़ने में हमें टाइम लगा 18 मिनट। इट इज़ मच मोर। मैंने सोचा था 5 मिनट में ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी। एक्चुअली थोड़ा लिखने में टाइम लग जाता है, अगर वर्बली ही बोल के करना हो तो फिर तो 5 मिनट में बोला और फिर हो गया। द सेकेंड फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इस फोर्स के बारे में आप पढ़ोगे क्लास 12th में, यूनिट नंबर 1, पहली ही यूनिट में आपको इस फोर्स के बारे में पढ़ने को मिल जाएगा। ये इस फोर्स के बारे में हमें बताया है कूलम्ब ने, एंड उन्होंने क्या बोला? इफ़ देर आर 2 चार्जेस Q1 एंड Q2 separated by a certain distance r, then they will exert a force on each other. That force can be attractive, that force can be repulsive, depends on the nature of these 2 charges. अगर ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर ये दोनों चार्जेस नेगेटिव हैं तो भी रिपेल करेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो व्हाट दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स? इफ 2 चार्जेस Q1 and Q2 separated by a distance r,
will exert a force on each other which is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them, तो 1 के ऊपर जो 2 की वजह से फोर्स लगेगी दैट इज कॉल्ड F12 एंड 2 के ऊपर जो 1 की वजह से फोर्स लगेगी दैट इज कॉल्ड F21. सो दिस फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. ऑन कंबाइनिंग F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा एक कांस्टेंट. F इज इक्वल टू K Q1 Q2 upon R square. So this is the value of force where K is constant of proportionality. फर्दर इसकी भी वैल्यू होती है, हमें फिलहाल इतना ही ध्यान रखना है. What are the different properties? Property number 1, this force can be attractive, can be repulsive. This force can be attractive, can be repulsive. किस पे डिपेंड करता है ये? डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ चार्जेस. सेकंड, इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ. इनवर्स स्क्वायर लॉ. थर्ड, इट इज सेंट्रल फोर्स. ये फोर्स भी कैसे एक्ट करती है, किस लाइन पे एक्ट करेगी? इन दोनों चार्जेस के सेंटर लाइन को मिलाने वाली जो लाइन है उसी पर ये फोर्स एक्ट करती है. फोर्थ, दिस फोर्स इज ऑल्सो कंजर्वेटिव इन नेचर. नेक्स्ट, it depends on the medium. Separating the charges. दो चार्जेस के बीच में मीडियम क्या है? एयर है, वैक्यूम है या कोई और मीडियम है, उस चीज़ पे ये डिपेंड करती है. ड्यू टू दिस के, आप पढ़ोगे दिस, ये के क्या होता है. ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन मीडियम. इन दो चार्जेस के बीच में मीडियम क्या है? दिस इज पॉइंट नंबर 5. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस फोर्सेस आर दैट इट इज 10 raised to power 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन विजिबल. इट इज 10 raised to power 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स से ये 10 raised to power 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है. नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स. पॉइंट नंबर 7 इज इट इज ऑल्सो लॉन्ग रेंज फोर्स. पॉइंट नंबर 8, कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन नेक्स्ट बुक से देख लेते हैं. लेट मी चेक. ओके, इट इज़ एनफ. इससे ज़्यादा कुछ और है नहीं, यही चीज़ें हैं. तो आपको बस ये 7 पॉइंट इसके लिए ध्यान रखने हैं. फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसके कुछ एग्जांपल्स आप नोट डाउन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस. मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस.
और डेली लाइफ में आप ऑब्ज़र्व करते होंगे, कंघी को हम जब कंघी करते हैं उसके बाद अगर आप उस कंघी को छोटे छोटे पार्टिकल्स के पास लेके जाएं, कागज़ के छोटे छोटे पार्टिकल्स के पास लेके जाएं, तो दैट कॉम्ब यानी कंघी विल अट्रैक्ट दोज पार्टिकल्स, उन छोटे छोटे कागज़ के पार्टिकल्स को वो कंघी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। या और एग्जांपल आपने डेली लाइफ में देखा होगा कि सर्दियों में मैक्सिमम हमें देखने को मिलता है वुलन क्लॉथ्स जब हम पहनते हैं उसके बाद आपने देखा होगा जो हमारी बॉडी के हेयर्स होते हैं वो भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये चीज़ आपने नोटिस की होगी। या कई बारी हम जब गाड़ी से उतरते हैं और गाड़ी को बंद करने के लिए जब हम उसके डोर को अपने हाथ से टच करते हैं, हमें कई बार ये हल्का सा स्पार्क फील होता है, हमें हल्का सा शॉक फील होता है। दिस इज़ ऑल ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है, तो अभी इस चीज़ पे मत जाएं, इतना आप ध्यान रखें। examples, this example is more than enough. So coming to the third, that is strong nuclear force. So third is strong nuclear force. Third is strong nuclear force। ये फोर्स हमें देखने को मिलती है सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर। यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है कि जो हमारे हमें पता है दिस इज़ अ एटम, ये एटम का न्यूक्लियस है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं, ये हमें पता है। दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। इस न्यूक्लियस के अंदर, दिस इज न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल पार्टिकल है। प्रोटॉन के पास होता है पॉजिटिव चार्ज। अगर आपको नहीं पता तो ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन के पास होता है पॉजिटिव चार्ज, और हमें पता है सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो अगर इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं, इनके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये तो एक दूसरे को रिपेल करते, और रिपेल होने की वजह से ये न्यूक्लियस तो ब्लास्ट होना चाहिए था, तो ब्लास्ट क्यों नहीं होता? ड्यू टू दिस न्यूक्लियर फोर्स। इसी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से जो न्यूक्लियस है वो ब्लास्ट नहीं करता। तो न्यूक्लियर फोर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए। यू कैन से न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज न्यूक्लियर फोर्स। तो इसके बारे में आप क्या लिख सकते हो? दैट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो यू विल राइट दैट, कैसे लिखें इसे? न्यूक्लियस ऑफ an atom contains protons and neutrons. Proton has positive charge, so there must be repulsive force between them। उनके बीच में कैसी फोर्स होनी चाहिए? दैट इज रिपल्सिव फोर्स, बट स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इज ड्यू टू अ फोर्स। उस फोर्स को हम नाम देते हैं कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके, सो दिस इज न्यूक्लियर फोर्स। कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर। तो इसकी प्रॉपर्टीज, इसके लिए हम कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, पढ़ेंगे इन चीज़ों के बारे में भी आपके क्लास 11th में ही पढ़ेंगे। सो
इसके बारे में हम पॉइंट्स नोट करें दैट इट इज़ अट्रैक्टिव इन नेचर। नंबर 1, इट इज़ अट्रैक्टिव इन नेचर। बच्चों ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जब हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर अभी तक हमें सिर्फ इतना ही पता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं, पर इनके अलावा भी ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना ध्यान रखें। पर बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर किसी को न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना होगा। इट इज़ अट्रैक्टिव इन नेचर। सेकेंड इज़ इट इज़ शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज मतलब एक बहुत छोटी डिस्टेंस तक काम करती है। न्यूक्लियस का साइज किसी को पता है कितना होता है? न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है। कभी देखा है क्या किसी ने न्यूक्लियस? नहीं देखा ना। तो इट इज़ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। कितनी तक? वर्क्स अप टू 10⁻⁻15 मीटर। न्यूक्लियस का साइज ही इतना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। सोचिए कितना होता है 10⁻⁻15। 1 अपॉन में आएगा 10⁻15। तो सोचिए कितनी छोटी वैल्यू है ये। इतनी डिस्टेंस तक ये जो फोर्स है ये वर्क करती है। नंबर 3, थर्ड पॉइंट इज इट इज 100 टाइम्स stronger than electromagnetic force and 10⁻38 times stronger than gravitational force। तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है नेचर में। तो आप लिख सकते हो फोर्थ पॉइंट, इट इज़ strongest force in nature। fifth point is it is non-central force। ये सेंट्रल लाइन पे एक्ट नहीं करती, कहीं पर भी एक्ट कर सकती है। इट इज नॉन सेंट्रल फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट, इट डज नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसकी जो भी फॉर्मूला होता होगा उसके अपॉन में r² नहीं आता। इट डज नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। पॉइंट नंबर 7 अगर कुछ है तो वो भी लिख लेते हैं। it works between प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बीच में नहीं लग रही है, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में ही ये फोर्स लगती है। तो ये इसकी कुछ 7 प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आते हैं, दैट इज़ लास्ट, वीक न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर के अंदर एक और फोर्स होती है दैट इज़ कॉल्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो प्लीज़ नोट डाउन करें जल्दी जल्दी से। Raising, last is weak nuclear force। Fourth is weak nuclear force। This force exists between the elementary particles in nucleus emitted during बीटा डीके। बच्चों इस चीज़ के बारे में भी आप डिटेल में पढ़ोगे, बीटा डीके क्या होता है। तो अभी के लिए इतना ध्यान रखें। ये फोर्स कहाँ एग्जिस्ट करेगी? न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करती है। कब? जब बीटा डीके होता है तो कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स एमिट होते हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में ये फोर्स लगती है, दैट इज कॉल्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स।
एंड दोज पार्टिकल्स, उनको हम पर्टिकुलरली नाम देते हैं, दोज आर लेप्टॉन्स। द वीक फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन लेप्टॉन्स। ये कुछ पार्टिकल्स हैं, इनको हम न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स भी बोलते हैं, जो किसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। कब? जब बीटा डीके होता है किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का। तो आप पढ़ोगे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में बीटा डीके क्या होता है। उस टाइम पे जो लेप्टॉन्स एमिट होते हैं उनके बीच में ये फोर्स काम करती है, दैट इज कॉल्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, इसकी प्रॉपर्टीज भी क्या कहीं पे दी हैं, लेट मी चेक। ओके, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। वीक फोर्स इज, इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स, नंबर 1 it is short range force, number 2 is it is the 10⁻25 times stronger than gravitational force। शॉर्ट रेंज का मतलब कहाँ तक एग्जिस्ट करती है? सिर्फ 10⁻⁻15 मीटर, सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर। इट इज 10⁻25 times stronger than gravitational force। third point is in a weak interaction neutrino act as the field particle। ओके, तो ये नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, आप इतने 2 पॉइंट इस फोर्स के ध्यान रखें। तो ये थी हमारे पास फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। अब हमारे पास कुछ लॉज आते हैं, फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स या नेचर ऑफ फिजिक्स लॉज। वो आप नोट डाउन खुद करेंगे, मैं आपको नाम यहाँ पे बता देता हूँ। कुछ फंडामेंटल लॉज हैं, उनको भी आपको ध्यान रखना है फॉर चैप्टर नंबर 1। होता क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये हम फर्दर आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। द फर्स्ट लॉ इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये भी आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे। सेकंड इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। थर्ड इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड द लास्ट वन इज, दिस इज ओके, 3 ही हैं, किसी और बुक में देख लेते हैं। दैट इज एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, सो दिस 3 आर द फंडामेंटल लॉज। इनको भी आप बुक में पढ़ें और जैसे बुक में लिखा है उस तरह से नोट डाउन करें, साथ में रीड आउट कर लें। इनके बेस पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स जो हमें देखने को मिलते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। इसी के साथ हमारा जो यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर 1 है फिजिकल वर्ल्ड, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 पे आ रहे हैं, दैट इज़ यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो प्लीज़ अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करें और नेक्स्ट लेक्चर से पहले अपने नोट्स मुझे मेरे नंबर पर सेंड करें और अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।